Yes, now we will go for the next question. Our next question is, now we have done questions in sequence. Question 1 हो गया, question 2 हो गया. Question number 3 also we have completed. Question 4 भी कर दिया. सीक्वेंस में 5 क्वेश्चन कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है. 4 हुआ है. ये 5th कहाँ हुआ है? 5th भी हो गया. देखो, हाँ 5th सिंकिंग फंड वाला था ना, ये भी हो गया. 5th भी हो गया. तो सीक्वेंस में ये 5 क्वेश्चन तो हो ही गए कंप्लीट. अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्या नाम है? पैरामाउंट. और ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2014. पैरामाउंट डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 31 मार्च 2014. देख लो प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन नंबर 6 है. पैरामाउंट डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड नाम है. 31 मार्च 2014 है. एक नया फॉर्मेट ले लो. टेक आउट अ न्यू फॉर्मेट. और लिखना चालू करो. चलो नया फॉर्मेट आ गया. Right on the top, question number 6. Paramount Distributors Limited, and this is 31st March 2014. P&L में भी लिख दो 31st March 2014. Mrs. Paramount Distributors Limited. चलो ठीक है. Question number 6. The following balances have been extracted from the books of Paramount Distributors Limited. Goodwill, plant machinery, additions to plant and machinery, furniture, motor car. Calls in arrears है, मतलब shares fully called up है, fully paid up नहीं है. Advance tax 13-14 तो current year ही है, current year का ही है. Establishment expense, rents and taxes, postage, telegram, motor car expense, traveling conveyance, advertisement, directors fees. अच्छा depreciation है ना, ट्रायल बैलेंस में आ गया, मतलब ऑलरेडी चार्ज्ड है. देख लो depreciation ऑलरेडी चार्ज्ड है. ट्रायल बैलेंस में तो तभी आता है जब ये चार्ज हो गया होता है. depreciation अकाउंट डेबिट टू एसेट. या अगर पीएफडी बनाया तो ये पीएफडी में ऑलरेडी ऐड हो चुका है. देखो लिखा भी ईयर एंडिंग तक ही है, मतलब करंट ईयर वो जो ब्रैकेट हम लोग बनाते थे ना, ये ऑलरेडी ब्रैकेट है. प्लस लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करके दिया है इन लोगों ने. प्लांट एंड मशीनरी में लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर. करंट ईयर का मतलब ये वाला ये 8,500 करंट ईयर का है. 55,000 में से बाकी पिछले साल का है. सेम वे फर्नीचर में 1200 ये साल का है, पिछले साल का प्लस ये साल का 1200. और मोटर कार में पिछले साल प्लस ये साल का 3000. सो ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऐड हो गया, चार्ज हो चुका है. ये एक नया पॉइंट है इसमें.
फिर उसके बाद में क्या है नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, इसमें 800 टैक्सेशन वर्क के लिए, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, सेल्स लेजर बैलेंस, दिस इज नथिंग बट डेटर्स अकाउंट। सेल्स लेजर बैलेंस मतलब डेटर्स अकाउंट, डेटर्स को ये नाम से भी बुलाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरे साइड का क्या है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व्स, ग्रॉस प्रॉफिट, मिसलेनियस रिसीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, ओपनिंग बैलेंस, term loan from bank, liabilities for expenses including 2000, interest due on term loan, purchase ledger balance, this is another name for creditors, ये creditors और provision for depreciation। तो अपने तो हैबिट के हिसाब से हम लोग तो हमेशा चालू करेंगे एडजस्टमेंट से, टोटल 12 एडजस्टमेंट्स है। ये लो एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। हाँ, मेरे को एडजस्टमेंट में नंबर 1, share capital of 3 lakhs is represented by share capital of, चलो मैं इसका, हाँ, share capital of 3 lakhs is represented by 1009% preference shares of rupees 100 each fully paid up, preference shares तो fully paid up है, and balanced by equity shares of rupees 10 each fully called up। और आगे एडजस्टमेंट नंबर 2 भी उसी का है, नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू द बोर्ड्स रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 15 सितंबर फॉरफिटिंग 400 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, ठीक है। फॉरफीचर हुआ है, वो जो कॉल्स इन एरियर से वो शेयर्स फॉरफिट कर दिया लेकिन उसका इफेक्ट नहीं दिया, ठीक है। सबसे पहले ये जो 3 लाख दिया हुआ है ना शेयर कैपिटल, अपने को इसका ब्रेकअप मिल गया, ऊपर देखो शेयर कैपिटल 3 लाख दे रखा है, उसका अपने को ब्रेकअप मिल गया, ये 3 लाख का ब्रेकअप मिल गया। इसमें से 1 लाख का तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 2 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 2 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है। और इक्विटी शेयर कैपिटल में ना कुछ कॉल्स इन एरियर से वो शेयर्स हमने फॉरफिट किए। अगले पेज पे जाओ, ऑथराइज्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉब्लम में, authorized question mark and double underline। हाँ, फिर है issued and paid up। अंडर इश्यूड एंड पेड अप अपने पास प्रेफरेंस शेयर्स है ना, वो लिख दो पहले। प्रेफरेंस शेयर्स में कोई झमेला नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 1009%, 1000,9% cumulative preference shares of rupees 100 each, comma, fully paid up 1 lakh। अच्छा, इक्विटी शेयर्स है ना, इक्विटी शेयर्स में कॉल्स इन एरियर्स 400 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर्स था और ये 400 शेयर्स फॉरफिट किया और उसका इफेक्ट नहीं दिया, तो इफेक्ट दे देते ना, एंट्री पास कर देते फॉरफीचर की। फॉरफीचर ऑफ 400 इक्विटी शेयर्स, फॉरफीचर की एंट्री में हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करेंगे। 2 अकाउंट उल्टे हो जाते हैं क्योंकि शेयर कैपिटल को कैंसिल करना होता है तो एंट्री बनती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। फिर ये फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया है, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट
तुम लोग भी एंट्री ऊपर ही लिख लो ना, यहीं से एडजस्टमेंट कर देंगे, ऊपर ही लिख लो, इजी रहेगा। हाँ तो देखो ना अभी इसमें क्या है ना, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। कॉल्सन अरियर्स का जो एडजस्टमेंट है ना, नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू बोर्ड्स रेजोल्यूशन फॉरफिटिंग 400 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ऑफ 5 पर शेयर। 400 शेयर्स है तो 400 इंटू 10, शेयर कैपिटल ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू 4000, लेकिन 5 रुपए का अरियर्स है तो 400 इंटू 5 2000 एंड शेयर्स फॉरफिटेड 2000। इसका इफेक्ट नहीं दिया था, तो अब हम लोग ने एंट्री पास कर ली ना, तो अब हम लोग इसका इफेक्ट दे देते हैं, क्योंकि हम लोग ने एंट्री पास कर ली तो अब हम लोग ये एंट्री का इफेक्ट दे देते हैं। शेयर कैपिटल अपने पास है ना 2 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, तो अपना शेयर कैपिटल 2 लाख का था, क्योंकि 3 लाख में से 1 लाख तो प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, इसमें से 4000 शेयर्स फॉरफिट हो गया, तो अभी अपना इक्विटी शेयर कैपिटल बचा 1,96,000, 1,96,000, लेकिन जो भी बचा वो फुल्ली पेड अप है, क्योंकि जिसपे अरियर्स था वो तो है। अच्छा, कॉल्स इन अरियर्स एक क्रॉस इधर लगाओ और दूसरा क्रॉस है ना तुम ट्रायल बैलेंस में लगाओ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और एंट्री में क्रेडिट है। कॉल्स इन अरियर्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट है और एंट्री में क्रेडिट है, तो दूसरा क्रॉस इधर लगाओ। चलो 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट, ये गया। तो शेयर कैपिटल लिखोगे अभी 19,600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अभी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं लिखना, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, और 1,96,000 ये इनर मोस्ट में लिखना। चलो इसका इफेक्ट भी दे दिया, 4000 माइनस करके 196 लिख दिया, कॉल्स इन अरियर्स क्रॉस हो गया। अब ये शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट है, जब शेयर्स री इश्यू होता है ना, तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं, और जब तक शेयर्स री इश्यू नहीं होता ना, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट शेयर कैपिटल के साथ ऐड करने। फ्यूचर में जब शेयर्स री इश्यू होगा और री इश्यू पे लॉस होगा ना, तो ये अकाउंट से पैसा निकालेंगे हम। सो जब तक शेयर्स री इश्यू नहीं होता है तब ये पैसा यहीं पे पड़ा रहेगा। तुम बोलोगे सर कंपनी ने डिसाइड कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ये फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करना ही नहीं है, तो जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हो गया ना कि ये शेयर्स री इश्यू नहीं होंगे, उस दिन शेयर्स फॉरफिटेड को यहाँ से निकाल के कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि शेयर्स री इश्यू नहीं होगा, तब तक शेयर कैपिटल के साथ ये एडेड रहेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट, जो पैसा मिसयूज नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स, क्योंकि फ्यूचर में शेयर्स को इश्यू करने में काम आएगा पैसा। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट 1 भी कर दिया, 2 भी कर दिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखो क्या दिया है। 500 equity shares were issued for consideration other than cash as fully paid up on 1st October 2006। अरे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि हम लोग तो 2014 में, तो 5 साल से ज्यादा हो गया। 5 इयर्स तक होता ना तो कंसिडरेशन अदर देन कैश की मैं नोट लिख देता था, बट ये एक्सपायरी पीरियड खत्म हो गया और फर्स्ट 5 इयर्स तक ही हम लोग वो नोट लिखेंगे, फिर नहीं लिखेंगे। नंबर 4, term loan from bank is secured by hypothecation of fixed assets of the company। जस्ट सिक्योरिटी मेंशन की है, ये है टर्म लोन फ्रॉम बैंक। देख लो, टर्म लोन फ्रॉम बैंक है अपने पास, इधर अपने पास है, इधर टर्म लोन फ्रॉम बैंक। कितना है टर्म लोन फ्रॉम बैंक? 1 लाख। जाओ लॉन्ग टर्म लोन में चले जाओ, साथ में उसकी सिक्योरिटी लिख दो। long term loans, that is long term borrowings,
Term loan from bank 1 lakh. Secured by hypothecation of fixed assets. Secured by hypothecation of fixed assets. आगे बढ़ो. Next adjustment. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. Of the debtors 20,000 are due after 2 years. अरे due after 2 years का मतलब ये तो long term debtors हो गए. Long term debtors मतलब ये तो non current assets हो गया, याद रखो. This has become non current assets. This is non current assets. And remaining 30,000 are due for more than 6 months from the due date. From the due date. अब एक काम करो, तुम्हारे टोटल डेटर्स कितने वो ढूंढो. पहले सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में ढूंढेंगे टोटल डेटर्स कितने, और फिर टोटल डेटर्स में ट्रेड रिसीवेबल्स में जाना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म वो जो अदर नॉन करंट एसेट्स है उसमें जाना पड़ेगा. सबसे पहले टोटल डेटर्स कितने देखो, ये रहा सेल्स लेजर बैलेंस. इसमें से 20,000 नॉन करंट अदर नॉन करंट एसेट्स में जाओ. Go to other non-current assets. Other non-current assets में लिखो long-term debtors. $20,000. तो 1,90,000 में से 20,000 तो इधर आ गया. अब जाओ ट्रेड रिसीवेबल्स में. Go to trade receivables. Trade receivables में जाके लिखो debtors. Debtors outstanding for more than 6 months. $30,000. Outstanding for more than 6 months 30,000, and others हो जाएगा 1,70,000. क्योंकि 190 में से 20 तो लॉन्ग टर्म बन गया ना, तो ये हो गया 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs कैसे हो गया, क्या किया मैंने, ये 140 होएगा. आई एम सॉरी 140. आई एम वेरी वेरी सॉरी. टोटल 190 है. 190 में से 20,000 बन गया लॉन्ग टर्म डेटर्स. वो हम लोग ने अदर नॉन करंट एसेट्स में लिख दिया. तो 190 में से 20 उधर गया तो 170 इधर आया. लेकिन 170 का भी क्या ब्रेकअप है, मोर देन 6 months एंड अदर्स. 30,000 मोर देन 6 months, 140 अदर्स. चलो बाहर निकाल लो 170. काम खत्म. एक और एडजस्टमेंट खत्म किया मैंने. Number 6. Advertisement includes 1,200 paid for holding of company for a period from October 1 to 30th September 2014. एडवर्टीजमेंट में 1,200 रुपया है. टोटल एडवर्टीजमेंट में 1,200 ऐसा है जो हम लोगों ने ये साल अक्टूबर से लेके अगले साल सितंबर तक पे किया. अपना ईयर एंड तो मार्च में होता है, तो अक्टूबर टू मार्च तो 6 months तो ये साल का, और 6 months अगले साल का. मतलब 1,200 में 600 तो ये साल का, और बैलेंस 600 प्री पेमेंट हो गया. तो देखो अपने पास ट्रायल बैलेंस में एक एडवर्टीजमेंट होएगा. ट्रायल बैलेंस में देखो एडवर्टीजमेंट होगा, ये रहा. ये पूरा एडवर्टीजमेंट में नहीं, इसमें से 1,200 का एक्सपेंसेस है वो आधा आधा ब्रेकअप है, जिसमें 600 ये साल का है, 7,200 में से 600 ये साल का है,
और 7,200 में एक 600 ऐसा पे किया हुआ जो प्रीपेमेंट है। तो इन शॉर्ट 600 का प्रीपेमेंट है। गो टू अदर एक्सपेंसेस, पीएनएल में चले जाओ। लिखो एडवर्टीजमेंट, $7,200 minus 600, 6,600, 6,600 इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेमेंट्स इधर ही आते हैं। चलो मैंने एक और एडजस्टमेंट कर दिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हाँ क्या बोला है, ट्रांसफर 7,000 टू जनरल रिजर्व्स, ट्रांसफर 7,000 टू जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स है कितना पहले से, पहले से 17,250 तो है और 7,000 ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व्स $17,250 तो है और ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर तो एप्रोप्रिएशन से ही होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स। $17 plus 7, 24,250। चलो 24,250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखो क्या दिया है, provision for taxation 18,650 for 13-14 of which current tax is 15। हाँ तो बाकी डिफर टैक्स होगा, और पहले से कोई डिफर टैक्स इस बार ट्रायल बैलेंस में था नहीं ना, देख लो ना एक बार, ध्यान में नहीं मिल रहा। हाँ ट्रायल बैलेंस में कोई डिफर टैक्स है नहीं, तो फिर डिफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगा क्योंकि करंट टैक्स के साथ ऐड करना है ना अपने को। 18,650 में करंट टैक्स है 15,000, $3,650 पॉजिटिव आता है तो डिफर टैक्स लाइबिलिटी है। हाँ पहले डिफर टैक्स लाइबिलिटी प्रीवियस पेज पे चले जाओ और लिख दो 3,650 और करंट टैक्स जाएगा नोट नंबर 9 में। करंट टैक्स लेके चले जाओ, नोट नंबर 9 में 15,000 माइनस एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स ढूंढ के लिखो ना, खत्म करो ना किस्सा। ट्रायल बैलेंस में होगा एडवांस टैक्स। ये रहा एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, 10,000 का एडवांस टैक्स है।
सो ये आ गया 5000। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर 3 years इंक्लूडिंग करंट ईयर। ये तो कंटिंजेंट लायबिलिटी हो गई। नो प्रपोजल हैज बीन मेड फॉर डिविडेंड फॉर एनी क्लास ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, ये तो कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं ना। डिविडेंड के लिए कोई प्रपोज करते तो मैं नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देता। हाँ, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का नोट लिख देते हैं। लिखो contingent liability arrears of dividend on cumulative preference shares arrears of dividend of rupees 27,000। 27,000 कैसे हुआ मालूम है? तुम देखो, तुमने शेयर कैपिटल में 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख के रखा है और 9% इज द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर 3 years। arrears of dividend of rupees 27,000 on cumulative preference shares of 3 years including current year, full stop, including current year, full stop। चलो, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नंबर 11, creditors includes 10,000 for more than 3 years due after 3 years। ये भी लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो गए। टोटल क्रेडिटर्स है परचेज लेजर बैलेंस। देखो 45,000 का 2 ब्रेकअप करेंगे। इसमें से 35,000 तो तुम लोग ट्रेड पेबल्स में ले जाओ। टेक 35,000 टू ट्रेड पेबल्स। और 10,000 जो है ना, वो नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज है। यहाँ पे लिख दो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। $10,000 कभी कभी आ जाता है कुछ इसमें, अदरवाइज ये सब खाली पड़े रहते हैं। देखते और क्या बची है। नंबर 12 लास्ट एडजस्टमेंट है। Additions to plant include 15,000 paid for plant under construction and remaining 5,000 paid for advance। तुम देखो additions to plant है, कितना additions to plant है? ये 20,000 का ब्रेकअप दे दिया है। इसमें 15,000 तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब तो क्वालिफाइंग एसेट हो गया। प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन 15,000 तो ये हो गया। और 5,000 जो एडवांस फॉर प्लांट है ना, वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। याद रखना, कभी भी एडवांस फॉर फिक्स्ड एसेट्स फॉर्मेट में भी देखो, शुरू में मैंने डिस्कस किया है जब मैं तुमको नोट समझा रहा था। एडवांस फॉर प्लांट 5,000,
चलो एडिशन टू प्लांट का मैंने ना झमेला ही खत्म कर दिया। ये एडिशन टू प्लांट का अपन ने इफेक्ट दे दिया 20,000 का। मेरे को लगता है सारे एडजस्टमेंट्स हो गए अपने। हाँ बस हो गया, ऑल डन। बस अब ट्रायल बैलेंस पोस्ट कर देते हैं। विल पोस्ट द ट्रायल बैलेंस। मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो, और आरटीपी आरटीपी किधर भी क्वेश्चन मिले ना अपने आप से कर लो, तुम कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। सी मेरा तो काम यही है, तुमको हर एक टॉपिक में कंफर्टेबल बनाना एंड तुम्हारे लिए टाइम पे कंप्लीट करना होता है। ठीक है ना? टाइम मिले ना तो मैं करा सकता हूँ, बट अभी हमेशा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। अदरवाइज तुम्हारा सिलेबस इतना सिंपल है ना, इसमें पास तो छोड़ दो। अकाउंट सब्जेक्ट में पास तो सभी होते हैं, बट यू कैन स्कोर 80+, 90+। उसके नीचे का टारगेट ही नहीं रखना है आपने को। देखो आगे क्या दिया हुआ है मेरे को। मैं ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करता हूँ। सबसे पहले गुडविल है 25,000। गुडविल उसके बाद में टेंजेबल आइटम्स है अपने पास। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। फर्नीचर 16,500 और डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ ये बार। फर्नीचर 16,500। 16,500 का फर्नीचर है। मोटर कार 24,800। नहीं मैंने क्या गड़बड़ कर दिया है? हमेशा अपन अंदर लिखते हैं ना। फर्नीचर 16,500 एंड मोटर कार कितना 24,800 था क्या? देख लेते, वापस चेक कर लेते हैं। हाँ 24,800। चलो हाईलाइट कर दो। गुडविल हो गया, प्लांट हो गया, एडिशंस पहले हो गया था, फर्नीचर 16,500 हो गया, मोटर कार हो गया। कॉल्स इन अरियर्स पहले मैंने इफेक्ट दे दिया, क्रॉस भी कर दिया। एडवांस टैक्स भी हो गया। चलो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 45,000 लिख दो, और रेंट एंड टैक्सेस 12,000 लिख दो। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस। Establishment expenses 45,000। रेंट एंड टैक्सेस 12,000। उसके आगे क्या है? पोस्टेज टेलीग्राम 2,000, मोटर कार 6,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम
क्या टेलीग्राम? अभी टेलीग्राम होता है क्या कुछ? मोटर कार एक्सपेंसेस, ये दो आइटम भी हो गए. ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 4,500 and director's fee 6,000. Traveling and conveyance and director's fees. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ट्रैवलिंग कन्वेंस भी हो गया, एडवर्टीजमेंट पहले ही हो गया था, डायरेक्टर्स फीस भी हो गया. अब ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज है. प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार 8,500, 1,200 और 3,000. किस पे है? प्लांट, फर्नीचर और मोटर कार पे ना. प्लांट, फर्नीचर एंड कार. टोटल बाहर निकाल देते हैं. 8 + 1 4, 4 + 1 12, 12,700. हाँ, डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में होता है तो सीधा पीएनएल में जाता है. उसके बाद क्या है नेक्स्ट? Interest and bank charges. This will go to finance cost 10,000. इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस के बाद नेक्स्ट आइटम क्या हो देखो. हाँ, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन 1,800 इंक्लूडिंग 800 फॉर टैक्सेशन. ठीक है. ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन ऑडिट फीस 1,000. Taxation 800. This comes to 1,800. Cash in hand 10,200. Cash at bank 25,000. Cash in hand. Cash in hand and cash at bank.
35,200 लिखिए दोनों पहले। हाँ, फिर शायद एक क्लोजिंग स्टॉक बचता है अपना। क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 है लास्ट आइटम में, डेबिट साइड कंप्लीट हो जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड, $1,60,000, 1,60,000। ये हो गया स्टॉक इन ट्रेड। इसके आगे देखो, क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट लिखो 1,38,000। $1,38,000 और अदर इनकम्स में एक मिसलेनियस इनकम है, $6,800। चलो ये हो गया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन है 5250, 5250। $5250 का ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन। लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, लेकिन इंक्लूडिंग 2000 इंटरेस्ट ड्यू ऑन टर्म लोन। मतलब दो है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और अदर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 2000 लिख दो और अदर्स में 28 लिख देना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट on term loan 2000 and other outstanding expenses $28,000। हाँ, परचेज लेजर बैलेंसेस हो गया अपना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये बाकी है, चलो माइनस करो। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। प्लांट 55,000, फर्नीचर 4,500, 9,800। 55,000 4,500 and 9,800 माइनस PFP। इस बार क्या डेप्रिसिएशन चार्ज था, मतलब ये टोटल ही है, करंट ईयर का अमाउंट इसमें ऐड हो चुका है। पिछले प्रॉब्लम तक चार्ज नहीं रहता था तो हम लोग ब्रैकेट में ऐड करके लिखते थे, यहाँ पे एडेड ही है। निकालो जरा, कैलकुलेटर चेक करो तुम लोग। $1,20,000 माइनस 55,000, ये हो गया 65,000, ये हो गया 12,000,
एंड 24,800 माइनस 9,800, ये हो गया 15,000। 65 प्लस 15 तो 80 हो गया, प्लस 12,000 92 हो गया, प्लस 25,000 1,17,000 प्लस 15,000 1,32,000। $1,32,000। हाँ, फिर उसके बाद में हो गया ट्रायल बैलेंस कंप्लीट, डन, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, ट्रायल बैलेंस हो गए। सारे ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स हो गए, कंप्लीट करते चलो, वी कैन स्टार्ट क्लोजिंग। क्लोजिंग चालू करें। $1,44,800, एम्प्लॉयज बेनिफिट है ही नहीं, फाइनेंस कॉस्ट 10,000, सोलह एक्सपेंस का टोटल मारो फटाफट, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, फटाफट जरा एक्सपेंस का टोटल मारो और बताओ क्या टोटल आता है। चेक द टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस कितना है? 84,800 है क्या? $84,800 करो, इनकम माइनस एक्सपेंसेस 37,300 का आया ये, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इट इज एग्जैक्टली हाफ निकल गया टैक्स 18,650 और बच गया 18,650, ये 18,650 इधर आ जाएगा, 18,650 18 प्लस 523 कितना 23,900 हो गया, उसमें से 7,000 3 और 4 16,900 बचेगा शायद। 16 प्लस 24 तो हो गया 40, है ना? तो ये आउटर कॉलम में कितना आएगा? 41,150 हो जाएगा, 900 और 250 और है ना। चलो ये तो आ गया बाहर, निकालो इसको, 1,00,000 रुपए को बाहर निकालो। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर 10,000 को बाहर निकालो। अभी नोट नंबर 10 में मत चले जाना, नोट नंबर 6 में जाओ, 5 में जाओ, नील, दिस इज नील। ट्रेड पेबल्स में 35,000 को बाहर निकाल लो। आउटस्टैंडिंग में 30,000 को बाहर निकाल लो। ये 5,000 पहले से बाहर है। अब जाओ नोट नंबर 10 में, पहले ही बाहर निकाल चुका हूं, और नोट नंबर 11 लिखोगे नील, ये इधर आएगा 1,30,000। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो सीधा सीधा नील लिखो। $5,000 बाहर आ गया। लोन्स एंड एडवांसेस, ये 20,000 आ गया बाहर।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नील, स्टॉक बाहर आ गया, डेटर्स बाहर आ गया, कैश बाहर आ गया, दिस इज नील 600। चलो जाओ बैलेंस शीट पे जाओ, बैलेंस शीट टैली करो फटाफट। एक और प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम कंप्लीट होने आ गया। वन मोर प्रॉब्लम टुवर्ड्स कंप्लीशन। फटाफट नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना चालू करो। 2,98,000, 41,150, अभी तो निकाला था 41,150। शेयर वारंट्स है नहीं अपने पास, तो ये हो गया 3,39,150। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है अपने पास, 1 लाख रुपीज का है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 3650। इस बार तो अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज भी है 10,000, तो 1,13,650, 1,13,650। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स था ना 10,000 का, फिर 35,000 का ट्रेड पेबल्स, 30,000 का अदर करंट लाइबिलिटीज, और ये 5,000। एडवांस टैक्स माइनस करके, सो दिस कम्स टू 70,000। चलो ऐड करो कितना होता है, 5,22,000, 522,800। एसेट साइड में जाओ, 1,32,000 का फिक्स्ड एसेट्स है, टेंजेबल इंटेंजेबल सब मिला के। ये है नहीं, डिफर्ड टैक्स एसेट है नहीं। हाँ इस बार लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है अपने पास, 5,000 एडवांस फॉर एसेट दिया था, और ये भी है 20,000 का। डेटर्स था लॉन्ग टर्म डेटर्स। सो टोटल बाहर निकाल लो, 1,37,000, 1,57,000। और फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म तो नहीं है, इन्वेंट्रीज 1,60,000 का स्टॉक था, 1,70,000 का ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 35,200 था क्या, और ये 600। चेक कर लेना, कुछ कैलकुलेशन, कुछ फिगर्स रॉन्ग लिखा रहेगा तो राइट कर लेना। नोट्स टू अकाउंट्स तो सब राइट ही है। एंड 365,800। चलो मारो टोटल, $522,800। देख लो, मैंने और एक क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट करा दिया। दिस इज वन मोर क्वेश्चन। दिस इज वन मोर क्वेश्चन वी हैव डन। ये तुम्हारा आमने सामने का पेज है, नोट्स टू अकाउंट्स का और बैलेंस शीट, दैट्स इट। अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, ये 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद में अपने टेक्स्ट बुक के 2 या 3 क्वेश्चन है, वो तो तुमको बहुत सिंपल लगेंगे, क्योंकि ये तो मैंने 7 क्वेश्चन में कम से कम 25 क्वेश्चन का काम करा दिया। 25 क्वेश्चंस के जो एडजस्टमेंट है ना, ये 7-8 क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा अपना। 6 कर चुके, 2 और बाकी है, बस 2 और करके कंप्लीट करेंगे। और मैं एक एक प्रॉब्लम ही करवा रहा हूँ, तो आराम आराम से करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, फॉर्मेट स्टडी रखना प्लीज। चलो आई स्टॉप दिस लेक्चर हियर। ये वाला लेक्चर अभी मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, थिंग्स विल बी सिंपल फॉर यू इफ यू प्रैक्टिस। और फाइनल अकाउंट्स कोई डिफिकल्ट नहीं, एग्जाम में 15 मार्क देके ही जाएगा।